Hello everyone, welcome to Civil Stat. My name is Vinay Joshi and this is the PCS Mains Answer Writing Series जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक इंडियन सोसाइटी। तो अभी तक दो एरियाज कवर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने ज्योग्राफी कवर किया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर किया है एंड दिस इज द वीक फॉर इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी GS 1 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं एज पर द PCS एग्जामिनेशन इसका सिलेबस बहुत कन्फाइंड है, सीमित है और वेटेज एज करस्पॉन्डिंग टू द सिलेबस इज मच। तो हम देखते हैं कि इतना सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट को हम उतना फोकस करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट इंडियन सोसाइटी से जितने सवाल पूछे जाते हैं उतने ही सवाल अन्य सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई विद दिस टॉपिक। तो इंडियन सोसाइटी का मैंने एक स्ट्रेटेजिक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है जिसमें हमने देखा था कि इंडियन सोसाइटी में क्या सिलेबस है जो PCS ने ऑफर किया है, उस सिलेबस से किस प्रकार से सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, उस एनालिसिस पे बेस्ड ये वीडियो है जिसमें हम अगले 6 टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए कि ये 6 डायमेंशंस हैं इंडियन सोसाइटी के जिसमें सारे सवाल पूछे गए हैं और इन डायमेंशन को अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह कवर कर लें तो हमारा PCS मेंस के अंदर सवाल इनके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास भी रहेगा। इन फ्रॉम एवरी टॉपिक वी विल बी प्रैक्टिसिंग नियरली 4 to 5 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल 25 से 30 सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन के अंदर, जिसमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। आज पहला डे है और ऐसे ही 6 दिन हम सोसाइटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें हमने देखना है कि आंसर राइटिंग की क्या आर्ट है, क्या ट्रिक है, क्या कंटेंट आना है। तो ये सारे एरियाज को कवर करेंगे। सेकेंडली, इन सारे क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू। मैं इनकी रूपरेखा बता दूंगा कि हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या कंटेंट हम लोगों ने लिखना है। इनका जो कंटेंट है विच आई विल बी शेयरिंग, क्योंकि एज आई नो कि पंजाब के अंदर क्वालिटी कंटेंट का बहुत डर्थ है और इस डर्थ को फिल करने के लिए वी विल बी हेल्पिंग यू पीपल कि हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो क्वालिटी एनरिच्ड कंटेंट है वो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो आई विल बी शेयरिंग यू कंटेंट फॉर नियरली 25 to 30 टॉपिक्स। तो दिस कंटेंट कुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द PCS मेंस एग्जामिनेशन। और अगर कोई अन्य एग्जामिनेशन की भी तैयारी करता है, बी इट UPSC, क्योंकि कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है वो हमने काफी अच्छा रखा हुआ है, ताकि अगर UPSC भी परस्यू करना है तो यू कैन इजिली गो टू UPSC विद दिस क्वालिटी कंटेंट। ऑलराइट, तो इस सारी रूपरेखा में हमने बात करनी है। प्रायर टू दैट, बिफोर आई विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं कि आंसर राइटिंग के क्या डायमेंशन होने चाहिए, कि केवल कंटेंट ही क्या उसका एक एस्पेक्ट है। तो इन सारे डायमेंशन को मैं कवर कर लेता हूं, फिर वी विल बी कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट। ऑलराइट, अच्छा, इंडियन सोसाइटी में जो टॉपिक आज हम लोगों ने पिक करना है दैट इज द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इस पे पहले भी सवाल आ चुका है और ऐसा एरिया है कि UPSC भी जनरली इससे सवाल बहुत पूछता है और ये एक ऐसा एरिया जहां PCS हर साल एक सवाल पूछा है। जब भी PCS हुआ है इस एरिया से 101% सवाल पूछा गया। तो एटलीस्ट जो ऐसे एरियाज है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो हमने ये गलती नहीं करनी कि उस एरिया को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके गए। PCS या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहां स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। हम लोग आंख बंद करके केवल मेहनत करके एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते, दैट इज वेरी श्योर। हमने देखना है कि कम पढ़ना या कैसे स्मार्टली पढ़ने से ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है। वे बच्चे जो 21-22 साल की उम्र में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं या कम एज में 25 के अंडर क्वालिफाई करते थे टफ एग्जाम को, तो दे मस्ट बी हैविंग सर्टेन स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिसके तहत वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। वन ऑफ द स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज कि वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या पूछा गया है, वे देखते हैं कि सिलेबस क्या है। 90% बच्चे, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों के टीचिंग का, तो चंडीगढ़ में वी आर हेयर और बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बहुत सीरियस है वो चंडीगढ़ तक पहुंचता है, तैयारी करता है। लेकिन उस बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लॉट में एज आई हैड ऑब्जर्व कि 90% तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी सिलेबस की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर की कभी शक्ल नहीं देखी और वो तैयारी कर रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल तक। ठीक है, तो ये हमने गलतियां नहीं करनी। हमने देखना है कि जिस एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी करें, एटलीस्ट वी शुड गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन। वी मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू प्रीलिम्स और द मेंस। उस पर्टिकुलर टॉपिक के हमने देखने हैं और अवश्य देखने हैं। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर जब हम शब्द बोलते हैं, मुख्य फीचर हमारे हिंदुस्तान के समाज के मुख्य फीचर हैं। और ये सवाल मान लो कि 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर का सवाल आ जाता है, 20 नंबर का सवाल आता है और समय की सीमा है और शब्दों की सीमा है।
तो हमने मुख्य फीचर ही लिखने 10-12 हैं, लेकिन हमने कवर करने की जो है 200-250 शब्दों में जो अपनी बात रखी जा सके। एक बहुत मुख्य फीचर है हिंदुस्तान के समाज का, सीलियंट फीचर के आगे ही आपके टॉपिक में भी डिस्क्राइब्ड है सिलेबस के, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमें समझना पड़ेगा हिंदुस्तान का जो समाज है वो बहुत डाइवर्स है, वहां विभिन्नताएं बहुत है। तो डाइवर्सिटी के कई सारे मायने हैं, वहां भाषा के आधार पे भी डाइवर्सिटी, लिंगुअल डाइवर्सिटी इज देयर, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज देयर, हिमालयाज भी हैं, थार डेजर्ट भी है, कोस्टल एरियाज भी हैं और ग्रेट प्लेन्स भी है। तो यस वी आर हैविंग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, यस वी आर हैविंग lingual other than lingual we are having religious multiplicity in this land, we are having cultural diversity, ठीक है, रेशियल डाइवर्सिटी, नेग्रॉइड भी है, मोंगलॉइड भी है, प्रोटो एस्ट्रॉइड्स भी है, आर्यंस भी है। तो हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी तो हर पहलू में डाइवर्सिटी है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी में को अकोमोडेट करता है हिंदुस्तान का समाज, और जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑलराइट, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेकेंडली, इसके अलावा हम कहते हैं एक सोशल अगर इंस्टीट्यूशंस देखें हिंदुस्तान के समाज के, वो शायद थोड़े से अलग हैं अन्य समाजों से। सोशल इंस्टीट्यूशन मींस कि समाज में ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए और व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए कई सारे प्रकार के अरेंजमेंट किए गए। उन अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट है कास्ट सिस्टम, कि ऑक्यूपेशन के आधार पे हम लोगों ने समाज को डिवाइड किया और ओवर द टाइम उसमें डिवीजन से स्ट्रेटिफिकेशन आ गई। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिवीजन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो हम देखते हैं कि समाज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन आ गई। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर कास्ट सिस्टम इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी, कि बड़े अगर आप विलेज लेवल पे जाओगे, अर्बन एरियाज में ये फिनोमिना पहले से घट गया है। अगर विलेज लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे कि इतने जो है इतने बड़े बड़े परिवार हैं और वो जॉइंटली रहते हैं एक साथ। तो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम है। तो ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन, एक व्यवस्था है समाज की, ठीक है। इंडियन समाज की एक व्यवस्था है कि मैरिज सिस्टम एक व्यवस्था है समाज की, एक पेट्रियार्की एक व्यवस्था है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, ठीक है। तो इतने सारे प्रकार के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन भी एक मुख्य हिस्सा है इंडियन समाज का। तो यदि 12, 15, 20 नंबर का सवाल आता है तो इतना लिखने के लिए काफी स्कोप है हमारे पास। अगर अन्य इससे बाहर जाएंगे तो हम बोलेंगे हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है कि टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे समाज के अंदर मेटेरियलिज्म भी है और स्पिरिचुअलिज्म के भी ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। हमारे समाज के अंदर मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनलिज्म भी है ना। तो इसका एक जैसे एग्जांपल लो कि हम जो है स्मार्टफोन्स चलाते हैं, हम एप्पल चला रहे हैं, हम जो है टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हम जो है नारियल फोड़ के उसकी जो है पहले गृह प्रवेश कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हैं, कोई भी कार लेते हैं, है ना, वो इतने सोफिस्टिकेटेड कार है और जो है नारियल फोड़ने की परंपरा भी है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी एक साथ कोहेरेंस में रह रही है समाज में। तो कई सारे एस्पेक्ट हैं इंडियन सोसाइटी के, ठीक है। तो इन सबको बोला जाता है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जब तक आपको ये सारे सेलिएंट एस्पेक्ट नहीं पता हिंदुस्तान के समाज के, तब तक आप हिंदुस्तान के समाज को बहुत अच्छी तरह जान नहीं पाए हो। और इस पेपर के इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि यू शुड नो इंडियन सोसाइटी वेरी वेल, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट ने जो है समाज के साथ काम करना है, सोशल सर्विस करनी है, तो ही और शी शुड बी नोइंग द इंडियन सोसाइटी वेरी वेल। तो ये सारा एक एग्जामिनेशन की तरफ से सिलेबस के द्वारा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना और अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए सिलेबस में डाला गया बहुत ही खूबसूरत, आई वुड से कि इंडियन सोसाइटी के बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पुट किए, ठीक है। तो इसी दायरे के अंदर वी विल बी प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो उन आंसर राइटिंग के अंदर किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज फिर मैं रीआइटरेट कर रहा हूं। जब आप आंसर लिखते हो एग्जामिनेशन में, हर क्वेश्चन का एक दायरा है, एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही उस क्वेश्चन को डिफाइन करने की आवश्यकता है। जैसे लेट सपोज कई सारे हमारे क्वेश्चन के आगे हम लोग डिस्कस लिख देते हैं, कई बार हाईलाइट लिख देते हैं, कई बार एग्जामिन लिख देते हैं। तो इन सारे शब्दों के मायने अलग हैं। इन शब्दों से हमारे आंसर की रूपरेखा बदल सकती है, ठीक है। तो इन सारे शब्दों पे हमने फोकस करना है। जो पेपर में पूछा गया, जो सवाल पूछा गया, उसी सवाल के दायरे में आंसर लिखना है, क्योंकि समय की सीमा है,
और स्पेस की सीमा है। दूसरा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बताती है कि जो पूछा जा रहा है क्या वही लिख रहे हो या आपको सवाल समझ भी नहीं आया, कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप्रोच करना है। तो द फोरमोस्ट थिंग इन आंसर राइटिंग इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। तो आंसर राइटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। सेकेंडली, जब कोई सवाल पूछा गया, वो सवाल के पीछे कोई ना कोई बेस रहा होगा, कोई आधार रहा होगा, कोई घटना घटी होगी उस साल, इसलिए वो सवाल पूछा गया है। द क्वेश्चन हैज टू बी रिलेटेड विद द करंट अफेयर पार्ट। तो यू नीड टू मेंशन ये सवाल पूछा है तो पूछा क्यों गया है, तो व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो कंटेक्स्ट समझना बहुत आवश्यक है। कंटेक्स्ट के अंदर आप एग्जाम्पल कोट करोगे कि क्यों ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्या कोई घटना घटी तो उसके रिलेटेड आप उसे रिलेट कर दोगे, तो ये कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हर आंसर के अंदर एक करंट अफेयर का टिंज आना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कंटेक्स्ट मेंशन करना जरूरी है। इवन इफ दे हैवंट आस्क यू, यू जस्ट नीड टू मेंशन इट सो दैट दे कुड नो कि आप थोड़ा सा करंट अफेयर को लेके अवेयर हैं, एंड यू कैन अकोमोडेट योर करंट अफेयर नॉलेज इन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द आंसर। कि आप जो है जीएस स्टैटिक को और करंट अफेयर को अलग अलग नहीं देखते, यू सी देम एज अ फ्यूज, और आप एक साथ ही उसको समझते हैं। ऑलराइट, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द आंसर राइटिंग इज कंटेंट। देखो, ये प्रायोरिटी भी है, ये केवल 3 एस्पेक्ट नहीं है, ये प्रायोरिटी भी है। आप कंटेंट सबके पास है, कंटेंट इज लाइक द नॉलेज, है ना, लेकिन वो नॉलेज अगर व्यवस्था के अंदर नहीं है, अगर वो नॉलेज स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे कंटेक्स्ट आएंगे। स्ट्रक्चर इज लाइक द फ्रेमवर्क, यू कुड राइट हियर, स्ट्रक्चर इज लाइक द फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर आपने कंटेक्स्ट और कंटेंट को फिट इन करना है। कंटेंट के भी कई सारी रूपरेखाएं हैं। कंटेंट का मतलब क्वालिटी कंटेंट भी है, कंटेंट का मतलब डेटा भी है, कंटेंट का मतलब रीसेंट रिपोर्ट्स भी हैं कोई, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन कंटेंट का मतलब डायग्राम भी है। कंटेंट का मतलब फ्लो चार्ट भी है। तो कंटेंट के भी अपने कई सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, या डेटा है, या कोई रीसेंट रिपोर्ट आ गई है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये सारे रूपरेखाएं हैं कंटेंट को लेके। तो दीज आर दी पिलर्स ऑफ आंसर राइटिंग कि गुड आंसर शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, इट शुड हैव अ कंटेक्स्ट, इट शुड हैव अ वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी मैनेज्ड इन अ लिमिटेड स्पेस। दिस इज द फोरमोस्ट थिंग। समय के साथ स्पेस का भी अभाव रहने वाला है, तो लिमिटेशन है स्पेस को लेके। ठीक है, तो इस लिमिटेशन का ध्यान रखना है। इसलिए जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हम बोलते हैं सीमित स्पेस में लिखने की आदत डालो। ऐसा नहीं है कि आप 4-4 पेज आंसर लिख रहे हो और आपको घर पे बैठे लग रहा है कि बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन दैट आंसर हैज टू बी इन अ रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम एंड इन द रिक्वायर्ड स्पेस। ऑलराइट, तो ये पहलुओं के बाद अब हम आंसर को अप्रोच करेंगे। मैं केवल दायरे बताऊंगा। दिस लेक्चर इज नॉट मेंट फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी अपनी तैयारी का बेस शुरू करना है। दीज आर द एडवांस लेवल लेक्चर्स, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कभी जीवन में पीसीएस की प्रिपरेशन सीरियसली करी है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस को लेंगे। तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी करी है। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो अभी हमने डिस्कस किए। तो आप हिंदुस्तान के समाज को जो है इंट्रोड्यूस करोगे, तो इंट्रोडक्शन शुड बी अबाउट दी। अच्छा, अपना आंसर लिखते वक्त कभी ये शब्द मत इस्तेमाल करो, डू नॉट राइट द वर्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हैज टू बी देयर, लेकिन उसको इंट्रोडक्शन लिख के ऐसे लिखो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा लगेगा कि आपने अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाए हैं, ये आंसर नहीं है। तो इंट्रोडक्शन शब्द नहीं लिखना, बट इंट्रोडक्शन हैज टू बी देयर। तो आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे जिसमें आप हिंदुस्तान के समाज को इंट्रोड्यूस करोगे कि क्या उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है वो हिंदुस्तान का समाज। तो आपने 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आपने लिखना है कि ये है मुख्य फीचर, जो अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के समाज का एक मुख्य फीचर है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कई प्रकार की है, रेशियल है, लिंगुअल है, रिलीजियस है एंड कल्चरल है। इसमें डायग्राम्स भी हैं, जो आप टेलीग्राम चैनल में देखेंगे तो उसमें मैंने जो कंटेंट शेयर किया है उस कंटेंट के अंदर ये डायग्राम्स भी हैं। ऑलराइट, तो ये है एक फीचर है। आप बोलोगे सोशल इंस्टीट्यूशन का एक अरेंजमेंट है, कास्ट सिस्टम।
या स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो भी एक मुख्य हिस्सा है हिंदुस्तान के समाज का। हिंदुस्तान के समाज का एक मुख्य हिस्सा पैट्रियार्की भी है, ज्वाइंट फैमिली भी है, म्यूचुअल टॉलरेंस भी है। तो आप 4-5 मुख्य फीचर लिख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सरल सा सवाल है। और अगर इसका कंक्लूजन भी लिखना है तो आप बोलोगे हिंदुस्तान के समाज की एक बहुत विशेषता है कि इतनी डाइवर्सिटी को भी यूनिटी में पिरो के रखा हुआ है, और साथ ही साथ देयर इज अ एलिमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। आप ये शब्द बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे। कि आपके समाज के अंदर लगातार बदलाव भी आ रहे हैं और कुछ प्राचीन व्यवस्थाएं हैं जो चली आ रही हैं। तो हिंदुस्तान के समाज की ये भी एक बहुत विशेषता है। जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का क्या बोलोगे कि लोगों की मानसिकता बदलती रहती है समाज में। किसी समय सती प्रथा बहुत प्रीडोमिनेट करती थी समाज के अंदर, लेकिन अब नहीं ये है लोगों की साइकी में। ये बैन हो चुकी थी कुछ समय पहले ब्रिटिश टाइम काल के अंदर, और आज की डेट में ये लोगों के जहन में भी नहीं है। तो कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं। कास्ट सिस्टम कंटिन्यू होता है, पीपल की तपस्या करना, वर्शिप करना कंटिन्यू होता है, लेकिन कई सारी चीजें बदल जाती हैं, मान्यताएं बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। लाओ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी अमिड डाइवर्सिटी एंड हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन बिल्डिंग अ नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल है कि इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हिंदुस्तान का समाज आज भी एक कैसे है, या हम अखंड भारत जिसको बोलते हैं, कि कैसे इंडिया एज अ सोसाइटी या इंडिया एज अ नेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो अखंड विभिन्नता में जो हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इसलिए है कि विभिन्नता में भी एकता, क्योंकि कई सारी चीजें हमारी साइकोलॉजी के अंदर इनग्रेन की गई है, और कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं, कई सारे जो अरेंजमेंट है, उसकी वजह से भी हिंदुस्तान का समाज एक रहा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए ताकि ये समाज एक बना रहे, टूट ना जाए। जैसे एक शब्द होता है बाल्कनाइजेशन, है ना। बाल्कनाइजेशन का अर्थ है कि यूरोपियन नेशंस, कल्चर अलग अलग है यूरोप के इतने सारे नेशंस का, सर्बिया है, हर्जेगोविना है, इतने सारे नेशंस हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, बिकॉज ईच नेशन वॉज हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चरल एलिमेंट, है ना। एक डिस्टिंक्ट रेस है, एक डिस्टिंक्ट भाषा है, जिसके आधार पे पूरा यूरोप टूट चुका है। हिंदुस्तान जैसा कंट्री जिसके अंदर 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, इतने सारे रेशियल ग्रुप हैं, कल्चरल यूनिट्स हैं, उसके बाद भी हिंदुस्तान जैसा देश आज भी नहीं टूटा। तो क्या है वो चीजें जो बांध के रखती है हिंदुस्तान को? ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आप बताओगे कि जब इंट्रोड्यूस करोगे क्वेश्चन को, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? पुराने वाले क्वेश्चन से कुछ ट्रेसेस लिखेंगे। यस, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी बहुत सारे प्रकार की है समाज के अंदर, तो आप मेंशन करोगे लिंगुअल, रेशियल, कल्चरल, रिलीजियस, ये सारी प्रकार की डाइवर्सिटी है। Yet all these diversities have been accommodated in a single nation and society because of the following mentioned factors. तो mentioned factors कौन से हैं? ये इंट्रोडक्शन आ गया। mentioned factor पहला, आप बोलोगे GU stand for geographical unity। आप बोलोगे हमारे जहन में पहले से हमारे, अब देखो इंडिया इज अ लैंड, दीज आर हिमालयाज, ये सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, हिंद कुश, ठीक है। तो ये सारे माउंटेन्स हैं हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, इनके अंदर हिंदुस्तान है। अगर आप देखोगे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हिंदुस्तान है। तो इंडिया को आप अपने शास्त्र देखो या आप एंशिएंट एरा से देखो, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है भारतवर्ष, क्योंकि इंडिया कभी भी एज अ पॉलिटिकल यूनिटी बहुत कम रही है हिंदुस्तान में। बड़े बड़े एम्पायर्स बहुत कम रहे हैं, छोटे एम्पायर्स ज्यादा रहे थे, लेकिन फिर भी हम इंडिया एज अ नेशन माने जाते थे। कि ज्योग्राफिकली इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं करता, या पॉलिटिकली इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने ज्योग्राफिकल यूनिटी एंडोर्स करी उस जमाने से, और हमने पूरे हिंदुस्तान को भारतवर्ष बोला, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इस इंडिया पे चाहे अलग अलग किंग्स रूल करते रहे, या अलग अलग जगह पे अलग अलग किंग्स रूल करते रहे। तो इंडिया एज अ नेशन, तो भारतवर्ष की साइकोलॉजी हमारे अंदर फीड गई है। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम जब कांग्रेस आजादी मांग रही है, तो वो प्रिंसली स्टेट के लिए भी आजादी मांग रही है, जहां पे ब्रिटिश का कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी में भारत माता फीड किया गया। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफिकल यूनिटी प्रमोट की गई, वो प्रमोट की गई हिस्टोरिकल फैक्टर से। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली हम एक ही पार्ट माने गए, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भारत बोला गया।
ऑलराइट, तो दिस इज हाउ यूनिटी हैज बीन एनफोर्स्ड ऑन अस। सेकेंडली, अगर आप हमारे कल्चर को देखोगे और हमारे इतिहास को देखोगे, हिस्ट्री देखोगे और कल्चर देखोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी साइकी क्रिएट करेगी, हम एक ही देश का हिस्सा हैं, चाहे राजा अलग अलग होते रहे। कैसे? राजा राम रहे, या हमारे महाभारत के जो महाभारत की जो लेजेंड्स है, पूरे हिंदुस्तान में महाभारत की स्टोरी कॉमन है। चाहे आप कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, ईस्टर्न पार्ट में चले जाओ, वेस्टर्न पार्ट में चले जाओ, जो महाभारत के हीरोज हैं या जो महाभारत के कैरेक्टर हैं, महाभारत एज अ लिटरेचर, एज अ पीस ऑफ लिटरेचर भी देखा जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेटेड है। तो ये एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है, एक सेंस ऑफ हिस्टोरिकल आइडेंटिटी देता है कि हिस्ट्री के हमारे हीरोज एक है, हमारे राम एक हैं। तो नेशनल हीरो जब क्रिएट किए जाते हैं, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हिस्टोरिकली आपको एकता की तरफ लेके जाया गया है। ठीक है, कल्चरल यूनिटी देखो, हमारे फेस्टिवल्स एक हैं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स निकल के ही दिवाली, होली, तो ये कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ ना कुछ आई वुड से कि हिस्टोरिकल रीजन रहे, कल्चरल एस्पेक्ट रहे, तो हमारे फेस्टिवल्स एक हैं, हमारे फेयर्स एक हैं, तो उसकी वजह से भी यूनिटी प्रमोट हुई। हमारा लिटरेचर एक है, गीता एक है, रामायण एक है, महाभारत एक है, तो लिटरेचर कॉमन है, हमारे गॉड्स कॉमन है। ठीक है, तो हमारे जितने भी बी इट शिवा, तो शिवा अलग अलग रूप में, चिदम्बरम है, अलग अलग रूप में हिंदुस्तान में नॉर्थ टू साउथ पूजे जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं, कहीं पे वो सोमनाथ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग गॉड हैं हमारे, तो मीन सेम गॉड है लेकिन अलग अलग नाम से पूरे हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं। तो इस सबसे हमारी एक नेशनल यूनिटी प्रमोट होती है, हमेशा एक कल्चरल होमोजेनिटी प्रमोट होती है। तो इस तरीके से आई वुड से कि ज्योग्राफिकल यूनिटी बांध के रखती है, कल्चरल यूनिटी बांध के रखती है, हिस्टोरिकल यूनिटी बांध के रखती है, रिलीजियस यूनिटी बांध के रखती है, सिस्टम ऑफ कास्ट पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट सेम तरीके से एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट सारे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है नॉर्थ टू साउथ, तो वो भी हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। तो मींस अलग अलग तरीके से हमारी ये साइकोलॉजी बिल्ड की गई कि हम एक ही देश का हिस्सा हैं। आप देखिए शंकराचार्य ने 9th सेंचुरी एडी के अंदर इंडिया के अंदर मठ स्थापना करी। एक उन्होंने बद्रीनाथ बनाया, द्वारका, जगन्नाथ एंड रामेश्वरम। तो हिंदुस्तान के 4 कोनों में मठ बनाए गए, 4 कॉर्नर्स में मठ बनाए गए, और ये बात को प्रमोट किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति को इन चारों धाम में जाना चाहिए, 4 धाम जिसको हम बोलते हैं, तो दीज आर दी 4 धाम, तो चारों धामों में जाना चाहिए। अगर वो 4 धाम जाएगा तो वो पूरे देश में भ्रमण करेगा, तो जब वो पूरे देश में भ्रमण करेगा उसकी एक साइकोलॉजी बनेगी कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। तो नॉर्थ साउथ वाला नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ वाला साउथ जाएगा, ईस्ट वेस्ट जाएंगे, तो इनमें धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल यूनिटी प्रमोट होती है। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आज से 1100-1200 वर्ष पहले इस बात को सोच लेना कि देश टूट सकता है और उसको पिरोने की जरूरत है साइकोलॉजिकल लेवल में। आवर नेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो इस साइकोलॉजी को पिरोया जाता है, साइकी डेवलप की जाती है। यस वी आर द पार्ट ऑफ सेम नेशन, वी आर हियर इन चंडीगढ़, लेकिन हम कभी तमिलनाडु नहीं गए, बट साइकोलॉजिकली तमिलनाडु इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। हम श्रीनगर नहीं गए, हम JNK नहीं गए, लेकिन हमें लगता है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये साइकी क्रिएट की जाती है। ये साइकी आज नहीं क्रिएट की गई, ये कई डिकेड से, कई सेंचुरीज और मिलेनियम से हमारी साइकी डेवलप की गई है कि वी आर द पार्ट ऑफ सेम नेशन। ऑलराइट, अगर हम पॉलिटिकल यूनिटी देखें तो जब मौर्यंस हिंदुस्तान में रूल करते हो, इतना बड़ा एम्पायर रूल करते हैं, गुप्ताज इतने बड़े एम्पायर को रूल करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इंडिया को पूरे एक सूत्र में बांधते हैं, या मुगल्स आते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरे इंडिया को एक साथ बांधता है, एंड देन ब्रिटिश। तो इन सबके सिस्टम की वजह से इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड होमोजेनिटी भी आई है, तो उसकी वजह से भी आज हम एक अखंड भारत का हिस्सा हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे यूनिटी प्रमोट होती है। एक और फैक्टर है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकार ने देखा कि हिंदुस्तान में इतने सारे डाइवर्स कल्चरल यूनिट्स हैं, अब ब्रिटिश चले गए, इनको एक साथ कैसे पिरो के रखे गए। तो जब आपने किसी को अपने साथ रखना है तो आपने उसकी सारी डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने की कोशिश करनी है, उसके जो एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है उसको मेंटेन रखोगे, तभी वो आपके साथ बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको पर्सनल स्पेस दोगे कि आपको अपने दोस्त को अपने घर में रखना है, तो आप उसको वो स्पेस दोगे ताकि उसको कंफर्ट आए आपके साथ रहने में। तो सेम अरेंजमेंट हैज बीन मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिखा। तो फेडरल स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज एन आइडिया कि जिसमें हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर रहे हैं और नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं।
ठीक है। तो फेडरलिज्म से हमने उनको वो स्पेस दिया, वो पर्सनल स्पेस दिया ताकि वो सेम कंट्री के अंदर ब्रीद इन कर सके, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखे। तो कभी कोई टूटने की बात नहीं करेगा जब तक उसको जो है अपना पर्सनल स्पेस मिलेगा। ठीक है। तो फेडरलिज्म इज द आइडिया। तो इस आइडिया को प्रमोट किया गया, 3 टियर गवर्नमेंट को प्रमोट किया गया, पंचायती राज सिस्टम डेवलप किए और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे अरेंजमेंट हैं जो इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी को प्रमोट करते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड पार्ट, critically examine, see the derivative, critically examine the concept of patriarchy in the Indian context। ठीक है, कि आपने विश्लेषण करना है इसका, क्रिटिकली विश्लेषण करना है, कि टिप्पणी करनी है कि कैसे पैट्रियार्की जो है इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है। तो आप पहले पैट्रियार्की को प्रमोट करोगे, पैट्रियार्की को डिफाइन करोगे। आप बोलोगे यस पैट्रियार्की इज द सिस्टम जहां सिस्टमैटिक, सी द वर्ड। अच्छा, पैट्रियार्की के बहुत अच्छे नोट्स आपके टेलीग्राम में रखे हुए इसी फाइल के करस्पॉन्डिंग। तो आप बोलोगे सिस्टमैटिक डोमिनेशन ऑफ विमेन बाय मेल या मेन इन इंडियन सोसाइटी इज पैट्रियार्की। पैट्रियार्की ना कि केवल हिंदुस्तान के समाज का एक हिस्सा है, ये पूरी दुनिया का एक हिस्सा रहा था, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां डेमोक्रेसी ने जड़ें जमाई, एजुकेशन प्रमोट हुई, विमेन्स राइट्स प्रमोट हुए, इक्वालिटी के आइडियाज आए, और आज वहां पे पैट्रियार्की उतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती जितना हिंदुस्तान के समाज में करती है। तो इस तरीके से आप पैट्रियार्की को समझाओगे, पैट्रियार्की के और थोड़े से ऑफ शूट बताओगे। ठीक है, तो अब क्रिटिकली एग्जामिन, विश्लेषण करना है। आप बोलोगे कि पैट्रियार्की के इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, इम्पैक्ट का क्या मतलब है? आप बोलोगे जी पैट्रियार्की के अंदर विमेन का लो स्टेटस होता है, ये इम्पैक्ट है या नुकसान बोल सकते हैं कि लो स्टेटस ऑफ विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट विमेन, या आप बोलोगे लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम। ये पैट्रियार्की के जो है अलग अलग एस्पेक्ट है, ये पैट्रियार्की के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज है हिंदुस्तान के समाज के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे कि पैट्रियार्की एज अ कॉन्सेप्ट किस तरीके से समाज को पीछे की तरफ खींच के ले जाता है। समाज का वो वर्ग जो 50% अगर महिलाएं हैं समाज के अंदर, तो वो कैसे इन सारे जो मैंने बातें की, सेक्सुअल हरासमेंट की बातें करी, डोमेस्टिक वायलेंस की बातें करी, लो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो इन सारे मायनों में, इन सारे डोमेन्स के अंदर पिछड़ जाती हैं महिलाएं। तो ये पैट्रियार्की को हम क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप्रोच करा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरल सवाल था। ठीक है, आपने इसमें क्रिएटिविटी दिखानी। अब जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि योर आंसर शुड हैव अ एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या है? आप आप देखो, ड्राई क्वेश्चन है। इंडियन सोसाइटी में जनरली स्कोप नहीं मिलता आपको, डायग्राम्स बनाने का स्कोप नहीं मिलता कि आप बहुत ज्यादा कुछ पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करो। तो फॉर इंडियन सोसाइटी द बेस्ट पार्ट इज ड्रॉ फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट बनाने शुरू करो कि फ्लो चार्ट से क्या होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, कम स्पेस में ज्यादा बातें बोल सकते हो। तो पैट्रियार्की के अगर कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं तो आप इस तरह से एरो बना सकते हैं कि भाई ये कॉन्सिक्वेंसेज है, कीवर्ड डाल दो। तो आपने क्रिएटिविटी, एक्स फैक्टर जिसको बोला जाता है, क्रिएटिविटी दिखानी पैट्रियार्की की। ठीक है, तो आप बोलोगे कि धीरे धीरे गवर्नमेंट एटीट्यूडनल चेंज की बातें करी, विमेन्स अपने राइट्स को लेके एसर्टिव हो गई हैं। ये गवर्नमेंट पैट्रियार्की को खत्म करने के लिए, लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए टेंपल एंट्री है, सबरीमाला इशू है, या धीरे धीरे हम देखते हैं कि पैट्रियार्की का जो माइंडसेट है इट इज अ एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, उसको बदलने के लिए अवेयरनेस के कैंपेन चलाती है सरकार। जैसे अभी विमेंस डे था, तो मिनिस्ट्रीज की, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं सारी मिनिस्ट्रीज को, विमेन डे हैज टू बी सेलिब्रेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो चाहे जो एसडीएम है, जो डीएम महिलाएं हैं, उनको तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि आपने प्रोग्राम्स करवाने हैं। तो इस तरीके से विमेंस डे मींस आपने धीरे धीरे विमेन की एसर्टिवनेस को बढ़ाना है, और समाज में शायद वो जहां पिछड़ गई थी उसको अब प्रत्यक्ष रूप से समक्ष रखना है। ऑलराइट, चलो मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, a very important and I would say related to the current affair part. Analyze the causes and consequences of intercaste marriage in India. अब इसकी रूपरेखा समझो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स अप्रोच। कंटेंट वाइज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन इट्स अप्रोच इट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो आप जब इंट्रोड्यूस करोगे सवाल को तो आप इंटरकास्ट मैरिज से लिखोगे। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि एंडोगैमी जो शब्द है, जिन्होंने थोड़ा सा भी इंडियन सोसाइटी पढ़ा है, एंडोगैमी इज द यूनिक फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। कि एंडोगैमी का मतलब है आप अपने कास्ट से बाहर शादी करना एक टैबू माना जाता है।
ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है में वहां ये बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। तो एंडोगेमी इज दी आई वुड से कार्डिनल फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम with the cosmopolitan culture, with the globalization, see the word globalization, urbanization, cosmopolitan culture, right to idea of equality and exposure to the western education system, over a period of time लोगों का माइंडसेट अब खुलना शुरू हो गया है। और जो वो बंद कमरों में, बंद दरवाजों के अंदर या बंद बॉक्स के अंदर जो उनकी थिंकिंग थी, अब वो थोड़ा सा विस्तार में सामने आ रही है। और इसी के तहत इंटरकास्ट मैरिज आज की जनरेशन में पॉपुलर हो रही है, क्योंकि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी अब ज्यादा नहीं रही है। तो वो अपने को किसी कास्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और ये जनरली अर्बन एरियाज का ज्यादा फिनोमिना है, रूरल एरियाज में भी स्प्रेड हो गया। इसी के तहत इंटरकास्ट मैरिज हिंदुस्तान में बढ़ रही है। कारण क्या है? अभी मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन कैसे, शहरों में हम आते हैं तो एक्सपोजर डिफरेंट होता है। शहर रूरल एरिया जैसे क्लोज्ड माइंडसेट से बने हुए नहीं है। यहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, ग्लोबलाइजेशन का कल्चर है, हमें एक मॉडर्न एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो सारी कास्ट के लोग इंटरमिंगल होते हैं और कास्ट के ऊपर आइडेंटिफाई आपको नहीं किया जाता। तो आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी कास्ट वाली अब ढीली पड़ने लगती है, टूटने लगती है। इसलिए अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द फीचर, ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोजर टू दी वेस्टर्न एजुकेशन, इन सब के कारण कास्ट सिस्टम अब एक टैबू नहीं रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कास्ट सिस्टम के? बहुत अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस है। आप बोलो कास्ट सिस्टम की वजह से हिंदुस्तान, देखो फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। कास्ट सिस्टम की वजह से हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि धीरे धीरे लोगों की कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी खत्म होती है। इस कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी जब खत्म होती है तो हम देखते हैं कि इससे धीरे धीरे आपके अंदर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आता है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आता है तो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी प्रमोट होती है, कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी प्रमोट होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दी कि कास्ट सिस्टम कैसे धीरे धीरे जो मान्यता है वो टूटेगी। तो इंटरकास्ट मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज नहीं, आज से 10 साल वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद कास्ट सिस्टम एज एन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट इन दी मॉडर्न, इन दी अर्बन एरियाज तो नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्बनाइजेशन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जब बढ़ेगा और रूरल एरियाज तक भी ये चीजें धीरे धीरे खत्म होगी। हमारी जनरेशन में बहुत खत्म हो गई है, हमारे बच्चों वाली जनरेशन में और खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अप्रोच करना है कि इंटरकास्ट मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रेजेंट डे कॉन्सिक्वेंसेस आप देखोगे, आपने लिखने भी हैं। कास्ट सिस्टम के अंदर जो है, जैसे हरियाणा जैसा स्टेट है या यूपी वाला जो स्टेट है या बिहार वाला जो स्टेट है, जहां कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा डीपली एंट्रेंस्ड है सोसाइटी के अंदर। मध्य प्रदेश वाली, जिसको हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, ये सारी हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पे कास्ट अभी भी आइडेंटिटी एज अ बहुत स्ट्रांग है। तो इंटरकास्ट मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं कि जैसा कि देखने को आ रहा है कि जो है अपने ही बच्चों को पेरेंट्स मार देते हैं। तो इसके ऊपर इतनी सारी सोशल मूवमेंट्स चले हैं, इसके ऊपर कोर्ट के इतने सारे एजर्टिव डिसीजन है। प्रोटेक्शन देने के बाद भी अपने बच्चों को मारा जा रहा है इस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर, जो मैंने अभी नाम लिया, नदर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अभी जो कॉन्सिक्वेंसेज है कास्ट मैरिज के, थोड़े से नेगेटिव हैं फॉर द कपल्स ऑफ इंडिया, या जो इंटरकास्ट मैरिज में इन्वॉल्व हैं लोग। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज मैंने अभी आपको डिस्कस की। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां ऑलरेडी इतनी सारी आइडेंटिटीज है, वहां कास्ट एक आइडेंटिटी जिसने हिंदुस्तान के समाज को इतने वर्गों में तोड़ा हुआ है ना। और कास्ट अपने आप में एक अभिशाप है इन द फॉर्म ऑफ, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट है, सोशल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है। लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट हो पाता कास्ट की वजह से। तो उन सारी चीजों को धीरे धीरे तोड़ने में एक मददगार स्टेप साबित हो सकता है। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं कास्ट सिस्टम को, या इंटरकास्ट मैरिज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, discuss the concept of social stratification. Yet again I am repeating the caste system in India. स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ क्या है? सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस करना होगा इस शब्द को, तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट डज दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मींस। समाज का कई वर्गों में, या आई वुड से कई परतों में, लेयरिंग, स्ट्रेटाइज लेयरिंग, लेयर्स में टूट जाना इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। डेवलप्ड नेशन में ये स्ट्रेटिफिकेशन क्लास के आधार पे है,
हिंदुस्तान में ये स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट के आधार पे है। तो ये हिंदुस्तान का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। एक इंट्रोडक्शन 4 लाइनों का लिखोगे कास्ट सिस्टम के ऊपर कि हिंदुस्तान का समाज इन 4 मुख्य कास्ट के अंदर टूटा हुआ है, उसके अंदर अन्य प्रकार की जातियां भी हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझा दिए थोड़ा सा, फिर आप बताओ कि इसका इंपैक्ट क्या था इंडियन सोसाइटी में। आप बोलोगे बहुत सारे इंपैक्ट है कि जो सोशली समाज में पिछड़ गया है, जनरली वो ही आपका इकोनॉमिकली समाज में पिछड़ गया है। डेटा कोट करो कि एससीज आर द पर्सन हु आर लीस्ट डेवलप्ड और हु हैव रिसीव्ड द लीस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम द हु हैज एक्सपीरियंस लीस्ट फ्रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो एससीज पिछड़ गए हैं कास्ट सिस्टम में। आप देखोगे ऑक्यूपेशन की रिजिडिटी आ गई है, इकोनॉमिक रिजिडिटी है कि अगर बिजनेस करना है तो बनिए करेंगे, है ना। अगर ब्राह्मण है तो सर्टेन पोस्ट है जो ब्राह्मण्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो आपके समाज के अंदर रिजिडिटी आती है, इकोनॉमिक सिस्टम में रिजिडिटी आती है। तो इस तरीके से हम कास्ट सिस्टम के लिए लिखेंगे कि इस स्ट्रेटिफिकेशन का क्या रिपरकशन होता है समाज के ऊपर। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन में लिखोगे कि कैसे ये स्ट्रेटिफिकेशन को तोड़ा जा सकता है या क्या इसके वे ऐड हो सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन से रिलेटेड अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम के बाद सर्टेन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करने के बाद ये कास्ट सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं ये स्ट्रेटिफिकेशन पहले जितना कारगर नहीं रह गया है। रूरल एरियाज में अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अर्बन एरियाज में ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 5 सवालों को पढ़ा जो पर्टिकुलरली सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी से डील करते हैं। वंस पीसेस रिजल्ट विल बी आउट, तो ये फ्री 50 डेज आंसर राइटिंग सीरीज है, तो इसको आपने पकड़ के रखना है। बहुत सारे सवाल 150 प्लस जो हमारा टारगेट है, 150 प्लस क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। और हमारी ऐसी एंटिसिपेशन है कि जो 4 आपके जनरल स्टडीज के पेपर हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इन 150 सवालों से आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि व्हेंस द नोटिफिकेशन विल बी आउट वी विल बी कंडक्टिंग 4 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, वो फ्री फुल लेंथ टेस्ट है, सब लोगों के लिए मुफ्त है। आप उसमें अपने आंसर लिख के भेज सकते हैं, हम इवेल्युएट करेंगे और फीडबैक भी देंगे। तो जीएस 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा फुल लेंथ टेस्ट में। बट वंस द नोटिफिकेशन विल बी आउट और वो डेट बता देंगे एग्जामिनेशन की, तो हम लास्ट वीक में ये प्रोग्राम चलाएंगे। अभी हम इस फ्री इनिशिएटिव को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो लोग अपने आंसर लिख रहे हैं, शिद्दत से हमें देख रहे हैं, तो वो अपने आंसर इवेल्युएट कराने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी ईमेल आईडी है, वहां पे फोटो खींच के पीडीएफ की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमको वो फाइल भेज सकते हैं कैम स्कैनर के द्वारा। वी विल इवेल्युएट इट एंड वी विल गिव यू द जेन्युइन फीडबैक, जिससे आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी होगा। ऑलराइट, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और in the coming days we will be covering all the aspect of Indian society which I have mentioned in the first slide. ऑलराइट, ये जो 6 पहलू मैंने बताए उनके ऊपर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। हर स्लाइड के हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी जो मटेरियल है वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम फ्लोट होता रहेगा डेली बेसिस पे। और ये जो सारे सवाल हैं ये एक ही फाइल में मैंने अपलोड कर दिए टेलीग्राम के ऊपर। इस फाइल के अंदर फाइल का स्ट्रक्चर बता देता हूं। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जितने भी अभी तक इंडियन सोसाइटी से सवाल पूछे गए, ताकि आपको एक रियल पिक्चर पता चले कि कौन सा सवाल कैसे पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से कनेक्ट होता है। थर्ड एस्पेक्ट है इस फाइल का, जिसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बोला 25 to 30 क्वेश्चन हैज बीन पुट अप, और वो भी टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड है। तो वो क्वेश्चन डाले गए, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए जब आपकी नजर इस फाइल पे पड़ जाए। ऑलराइट, अदरवाइज इस सीरीज के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आप लोग चलिए। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट।